Hi guys, today's topic of discussion is Bell's palsy. It is characterized by an acute paralysis of the face related to inflammation and swelling of the facial nerve within the facial canal or at the stylomastoid foramen. तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि फेशियल नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन और कोल्ड, और उसके वजह से जो हमारा फेशियल मसल है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अब हम लोग एनाटोमी थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अपर मोटर फाइबर्स है वो कॉन्ट्रालेटरली एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, फिर न्यूक्लियस से होके वो इंटरनल एक्वास्टिक मीडियस से होके फेशियल कैनाल से होके स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना के थ्रू फिर उसका ब्रांच फेशियल नर्व का ब्रांच डिवाइड हो जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि फेशियल नर्व मेनली कौन कौन मसल को सप्लाई करता है। जो हमारा मोटो न्यूक्लियस ऑफ 7 जो फेशियल नर्व हमारा क्या है, मिक्स नर्व है, तो इसका मोटर रूट है, सेंसरी रूट है। हाँ, तो ये हमारा जो स्टेफिडियस मसल है, ठीक है, उसको सप्लाई करता है। फिर हमारा फ्रंटालिस मसल को सप्लाई करता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल को सप्लाई करता है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल को सप्लाई करता है, बॉक्सिनेटर मसल को सप्लाई करता है। अब अगर फेशियल नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाएगा और लीजन हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेट हमारा ये सब जो मसल्स है वो सही से काम नहीं करेगा। अब हम लोग फेशियल नर्व का जो ब्रांच है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझते हैं। तो जो हमारा सेवेंथ क्रेनियल नर्व, हाँ फेशियल नर्व, उसका दो रूट है, एक मोटर रूट है और एक सेंसरी रूट है। ये हमारा मतलब ये एराइज करता है फ्रॉम पोंटोमेडुलरी जंक्शन। पॉन्स, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो इधर क्या है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा फेशियल नर्व है इसका 7 ब्रांच है। हम अब वो 7 ब्रांच डिस्कस करते हैं। तो पहला ब्रांच क्या है हमारा, जो सेंसरी रूट से होके आ रहा है, तो हमारा पहला ब्रांच है वो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। अब ग्रेटर पेट्रोजल नर्व कहाँ से जा रहा है, नाभ टू टेरिगोइड कैनाल से होकर इधर से क्या सप्लाई दे रहा है, फिर लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है। हाँ, टेरिगो प्लेंटाइन गैंग्लियन होके। हाँ, फिर इधर डीप पेट्रोजल नर्व क्या कर रहा है, हमारा जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसको सप्लाई दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा जो ब्रांच है वो है नर्व्स टू स्टेफिडियस। ये क्या है, हमारा दूसरा ब्रांच है। अब तीसरा ब्रांच है हमारा कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। कॉर्डा टिम्पेनी नर्व तीसरा ब्रांच है। तो नर्व टू स्टेफिडियस क्या कर रहा है, स्टेफिडियस मसल को सप्लाई कर रहा है। कॉर्डा टिम्पेनी क्या कर रहा है, हमारा क्या बोले 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई कर रहा है। फिर सबलिंगुअल ग्लैंड को, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को, ये सब को सप्लाई दे रहा है। फिर चौथा है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। फिफ्थ है नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टिक। और सिक्स्थ है नर्व टू स्टाइलोहाइड। और सेवन है हमारा टर्मिनल ब्रांचेस जो है, जो हम निमोनिक्स फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, टेंजेब्रा बिटमाइकेट, तो उधर ही है हमारे इधर पैरोटिड ग्लैंड के सामने। ये मतलब पांचों ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, टेम्पोरल टेम्पोरल जाइगोमेटिक, बकल, मेंडिबुलर एंड सर्वाइकल। अब हम लोग जो हमारा फेशियल नर्व का जो लीजन होता है कहाँ कहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो पहला लीजन जो हमारे ए साइड है एट द स्टाइलोमेस्टर फोरामेन, तो इधर अगर लीजन हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे कि फेशियल पाल्सी देखेंगे। अब फेशियल पाल्सी का मतलब क्या है कि अल्टीमेट लोअर मोटर फेशियल पाल्सी। बेल्स पाल्सी इज ए टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी। हाँ, तो इसको हम लोग लोअर मोटर फेशियल पाल्सी बोल सकते हैं। अब फिर दूसरा क्या देखेंगे कि एबाब कॉर्डा टिम्पेनी। हाँ, एबाब कॉर्डा टिम्पेनी अगर हमारा लीजन होता है तो उसके वजह से भी फेशियल पाल्सी देखा जाता है। लेकिन फेशियल पाल्सी के साथ और क्या देखा जाता है, डिक्रीज सलाइवेशन। हमारा जो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब को सप्लाई कर रहा था, उसका भी कट हो जा रहा है सप्लाई, तो हमारा सलाइवेशन डिक्रीज कर जा रहा है। और क्या होता है, लॉस ऑफ द टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। हाँ, जो हमारा कॉर्डा टिम्पेनी नर्व एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को सप्लाई कर रहा है, तो उसके वजह से हमारा अगर उसका सप्लाई लॉस हो जा रहा है तो टेस्ट टू थर्ड ऑफ द टंग का टेस्ट भी लॉस हो जा रहा है। अब क्या देखेंगे कि above nerve to the stapedius। तो above nerve to the stapedius इधर अगर लीजन हो गया तो क्या होगा, तो अगर हमारा जो पहले जो प्रॉब्लम दिख रहा है फेशियल पाल्सी, सलाइवेशन, डिक्रीज सलाइवेशन, लॉस ऑफ टेस्ट टू थर्ड ऑफ द टंग, इसके साथ और क्या होगा, हाइपर एक्यूसिस होगा। हाँ, हाइपर एक्यूसिस का मतलब क्या है, अब हम लोग हाइपर एक्यूसिस का मतलब समझते हैं कि हमारे जो जो हमारा ये जो नर्व है, फेशियल नर्व का जो ब्रांच है, उस स्टेपिडियस मसल को सप्लाई कर रहा है। हाँ, अगर सप्लाई लॉस हो जा रहा है तो उसके वजह से क्या होता है, मतलब स्टेपिडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रह जाता है, तो उसके वजह से इट विल एक्सेलरेट और एम्पलीफाई द साउंड। ठीक है, तो उसके वजह से हाइपर एक्यूसिस होता है। अब हम लोग देखेंगे डी में क्या हो रहा है, एट एक्सटर्नल जेनू, और इधर लीजन हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से हमारा जो बोले कि फेशियल पाल्सी, सलाइवेशन, डिक्रीज सलाइवेशन, लॉस ऑफ द टेस्ट, ओके, हाइपर एक्यूसिस, और उसके साथ लॉस ऑफ लैक्रिमेशन होगा, क्योंकि हमारा लैक्रिमल जो ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड को सब ये कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, अगर उसका लीजन हो जाने के बाद लैक्रिमल ग्लैंड का सप्लाई घट जाएगा, तो हमारा मतलब सप्लाई लॉस हो जाएगा, तो हमारा लैक्रिमेशन भी घट जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारा जो जो टर्मिनल जो ब्रांच है। अब टर्मिनल ब्रांच को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेम्पोरोफेशियल डिवीजन और एक सर्वाइकोफेशियल डिवीजन। अब उसका जो टेम्पोरल ब्रांच है वो किसको सप्लाई करता है, एंटीरियर सुपीरियर आर्टिकुलर मसल्स, फ्रंटालिस एंड अपर फाइबर्स ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल। ओके, जो हमारा क्या करता है, राइजेस आईब्रोज, हाँ, जो फोरहेड मसल्स। अब जाइगोमेटिक ब्रांच क्या कर रहा है, सप्लाई द लोअर फाइबर्स ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली एंड मसल ऑफ द नोज। ओके, और बकल ब्रांच क्या कर रहा है, बकल ब्रांच हमारा बक्सीनेटर मसल को, चीक मसल्स एंड अपर लिबियल मसल्स को सप्लाई कर रहा है। तो वो क्या किस में हेल्प करता है, कीप्स फूड इन द माउथ व्हेन ईटिंग, प्लेइंग विद एंड ब्रेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मसल ऑफ द स्माइल, राइज टॉप लिप्स, ये सब में हेल्प करता है। मैंडिबुलर ब्रांच क्या करता है, सप्लाई करता है मसल्स ऑफ द चीन एंड लोअर लिप, पुल्स लिप डाउनवर्ड्स। ओके, अब सर्वाइकल ब्रांच क्या करता है, सप्लाइज द प्लाटिस्मा मसल। ठीक है, अब इटियोलॉजी जनरल हमारा जो लोअर मोटर फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी है, ये इडियोपैथिक है, एग्जैक्ट इसका कॉज मालूम नहीं है, may be associated with viral infection like herpes simplex or varicella zoster virus. Swelling of facial nerve inside facial canal is often associated. रिस्क फैक्टर हम पहले ही बोले कि अगर ठंड, पेशेंट को ठंड लग गया तो उसकी वजह से हो सकता है, और प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट को हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग
मतलब बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी का क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। मतलब लोअर मोटर फेशियल पाल्सी एंड अपर मोटर फेशियल पाल्सी का क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। बेल्स पाल्सी का डेफिनेशन क्या है कि ये सेंट्रल जो हमारा सॉरी पेरी जो पेरिफेरल फेशियल पाल्सी, इसको पेरिफेरल फेशियल पाल्सी बोला जाता है। कनेक्शन बिटवीन nerves is impaired with lower motor neural lesion leading to problems with neural pathway। एंड फेशियल पाल्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल फेशियल पाल्सी। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई ऑफ द नर्व इज अफेक्टेड विद इन द ब्रेन लीडिंग टू अपर मोटर न्यूरल लीजन। बेल्स पाल्सी टेम्पोरली पैरालिसिस है और फेशियल पाल्सी हमारा लॉन्ग टर्म पैरालिसिस है। बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि हाफ हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड एंड फेशियल पाल्सी में क्या होता है कि affects lower part of the face। A major cause of activation of viral infection, inflammation, damaging of the C7 nerve और facial palsy का major cause है occurs due to trauma, stroke or tumor when the nuclei of the nerve cells are damaged। Evidence of element lesion on EMG और facial palsy में EMG and NCVs are normal। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। इधर से हमारा जो अपर मोटर नर्व फाइबर्स है वो कॉन्ट्रालैटरली एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और जो हमारा कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स है वो इप्सिलेटरली है। अगर हम लोगों का अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रोक और ड्यू टू ट्रॉमा और ड्यू टू ट्यूमर, ओके, तो क्या हो रहा है हमारा सुप्रा न्यूक्लियर लीजन हो रहा है। उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा इधर फेशियल नर्व न्यूक्लियस को ये सप्लाई दे रहा है, अब फेशियल नर्व न्यूक्लियस का सप्लाई लॉस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो इप्सिलेटरली जो सप्लाई था कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स का वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्शन है अपर अपर पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द फेस मतलब, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो फेशियल न्यूक्लियस है उसका अपर हाफ क्या कर रहा है, अपर हाफ of the facial nucleus supply the upper half of the face and lower half of the facial nucleus is supply lower half of the face, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो लॉस ऑफ जो मतलब फोरहेड रिंकल्स, ठीक है, लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स मतलब आई क्लोज जो होने का जो प्रॉब्लम रहता है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी में मतलब वो इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोअर पार्ट जो हमारा नेजोलेबियल फोल्ड है, माउथ ड्रूपिंग है, वो इफेक्टेड होगा। तो ये हमारा यूएमएन लीजन है। और एलेमेन लीजन में क्या होता है, एलेमेन लीजन में हमारा लोअर हाफ ऑफ द फेशियल नर्व मतलब फेशियल न्यूक्लियस अफेक्टेड हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा फाइबर्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है वो तो सप्लाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो चुका है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स तो अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस दोनों को ही सप्लाई दे रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस छोड़कर अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन भी हुआ तो क्या हो रहा है, उसके वजह से हमारा मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोथ साइड्स आर affected। तो पैरालिसिस ऑफ अपर एज वेल एज लोअर फेस ऑन द सेम साइड, ठीक है। अब बहुत सारा केस है, जैसा एमएस है, फिर गुलियन बेरी सिंड्रोम है, इस सब केस में बाइलेटरल फेशियल पाल्सी देखा जाता है। जनरली इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देखा जाता है
बेल्स पाल्सी में और फेशियल पाल्सी में, लेकिन बायलेटरल फेशियल पाल्सी भी देखा जाता है, मतलब बोथ साइड्स आर इफेक्टेड, उसका प्रोग्नोसिस रेट बहुत कम है। बेल्स पाल्सी फेशियल पाल्सी तो ही हम लोग जो डिस्कस किए कि न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल ना विजन से सप्लाई हो रहा है, अगर लीजन मेरा लोअर मोटर न्यूरॉन में है तो क्या होगा, वन साइड ऑफ द फेस अफेक्टेड होगा, और इधर होगा तो हाफ, 1.5 साइड ऑफ द फेस अफेक्टेड होगा। हम्म, मतलब लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्टेड होगा। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि सडन ऑनसेट, बेल्स पाल्सी typically develops rapidly with symptoms appears within hours or days. Facial weakness or paralysis, the most common symptom of Bell's palsy is weakness or paralysis on one side of the face. This can affect the ability of smile, close the eye, or raise the eyebrow on the affected side. Drooping of mouth or eyelids. The corner of mouth may droop on the affected side and the eyelid may not close completely. Loss of the taste. Some people with Bell's palsy may experience a loss of taste on the front two-third of the tongue. ये सब clinical features हम लोग जब एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी समझ लिया तो क्लिनिकल फीचर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आ जाते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड। हाँ, जो हम बोले हाइपर एक्यूसिस होता है, तो उसमें क्या होता है कि सम पीपल विद बेल्स पाल्सी में एक्सपीरियंस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड ऑन द अफेक्टेड साइट। तो जो हमारा जो स्टेपिडियस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ जाते हैं पेन और डिस्कम्फर्ट। सम पीपल विद बेल्स पाल्सी में एक्सपीरियंस pain or discomfort behind the ear on the affected side. Difficulty speaking or eating. In severe cases, Bell's palsy can affect its speech and swelling. अब हम लोग जो क्लिनिकल फीचर्स पढ़े उसको पिक्चर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनेबिलिटी टू रिंकल, जो रिंकल ब्रो, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, हाँ आईलिड्स ड्रूप कर जा रहा है, इनेबिलिटी टू क्लोज द आई, इनेबिलिटी टू पुफ चीक, एसिमेट्रिकल फेस, क्या हो रहा है हमारा एसिमेट्रिकल फेस हो जा रहा है, ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ, ड्राई माउथ। तो ये हमारे एक टिपिकल क्या है, हमारे टिपिकल एक बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर क्या है, हमारा फोरहेड रिंकल्स है। क्या फोरहेड रिंकल्स है, मतलब जो अफेक्टेड साइड है उधर हमारा रिंकल्स दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स। जब पेशेंट बेल्स पाल्सी का पेशेंट क्लिनिक में आएगा तो पहले हम लोग पेशेंट को हंसने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब हंसने के टाइम क्या हो रहा है कि जिस साइड मतलब एक तरफ खींच ले रहा है, हाँ जिस साइड खींच ले रहा है वो नॉर्मल साइड है। फिर हम लोग दूसरा क्या बोलेंगे, आंख बंद करने के लिए बोलेंगे। अब जो अफेक्टेड साइड है उसमें पेशेंट आंख बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखे हमारा जो क्लिनिकल फीचर्स है, लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स, यही सब देख के हम लोग कॉन्फर्म होंगे कि बेल्स पाल्सी का पेशेंट है या नहीं है। फिर लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, हाँ तो इधर क्या है, नॉर्मल साइड में हमारा नेजोलेबियल फोल्ड है लेकिन अफेक्टेड साइड में नेजोलेबियल फोल्ड दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या हो रहा है, माउथ माउथ ड्रूपिंग हो जा रहा है, हाँ इस साइड माउथ हाई हो गया तो ये ड्रूप कर रहा है। ये पिक्चर में अच्छे से समझ में आ रहा है कि माउथ हमारा ड्रूपिंग हो जा रहा है, ड्रूपिंग ऑफ माउथ। अब इसका जो हमारा जो अफेक्टेड है मतलब फेशियल मसल जो अफेक्टेड होता है तो उसके हिसाब से एक स्केल है, उसको बोला जाता है हाउस ब्रेकमैन फेशियल पैरालिसिस स्केल, ओके। फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 1 मीन्स नॉर्मल फेशियल फंक्शन। Then grade 2 means mild dysfunction, slight weakness और normal symmetrical atrophy, मतलब फेस सिमेट्रिकल रहता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, मॉडरेट डिस्फंक्शन होता है, obviously weakness but still able to perform basic facial movement, complete eye closure with maximal effort at good forehead movement, ठीक है। इसमें भी ग्रेड 3 में भी आई क्लोज हो रहा है,
ग्रेड 4 में क्या होता है कि मॉडरेटली सीवियर डिसफंक्शन, अनेबल टू परफॉर्म बेसिक फेशियल मूवमेंट्स विदाउट नोटिसेबल एसिमेट्री, इनकम्प्लीट आई क्लोजर, मॉडरेट फोरहेड मूवमेंट। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे ग्रेड 4 में हमारा इनकम्प्लीट आई क्लोजर हो रहा है। ग्रेड 5 में तो सीवियर डिसफंक्शन हो रहा है, ओनली मिनिमल मूवमेंट्स प्रेजेंट। ग्रेड 6 में टोटल पैरालिसिस, नो मूवमेंट एट ऑल। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाँ, तो हम लोग डायग्नोसिस में बोले कि हम लोग जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को स्माइल हंसने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को आंख बंद करने के लिए बोलेंगे। हाँ, फिर इसका भी बहुत डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसमें आ जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है कि रेमसी हंट सिंड्रोम हो सकता है, मिडिल ईयर डिजीज के वजह से हमारा अगर हो सकता है, ठीक है, middle ear disease with seventh nerve compression due to trauma, diabetic mononeuropathy, seventh nerve neuroma, limb disease, sarcoidosis, GBS, हाँ, Mercanson's Rosenthal syndrome, leprosy, ठीक है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जनरली जो हमारा जो एक्चुअली जो लोअर मोटर न्यूरल लीजन है वो किसके वजह से होता है कि जनरली इन्फेक्शन हम लोग पढ़े कि हार्पिस जोस्टर के वजह से होता है, ठीक है, और हमारा लिम्फ डिजीज के वजह से होता है, ऑटिटिस एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन होता है उसके वजह से ड्यू टू ट्रॉमा, और टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो गया उसके वजह से भी हो सकता है, और किसके वजह से हो सकता है मतलब इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उसके वजह से भी हमारा बेल्स पल्सी और लोअर मोटर न्यूरन पल्सी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग लेबोरेटरी मतलब इन्वेस्टिगेशन में क्या देखते हैं कि पहले तो हमारा HbA1c मतलब पेशेंट का डायबिटीज है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग HbA1c देखते हैं, फिर ESR और CRP देखा जाता है, फिर हमारे जो लिम्फ किया जाता है फॉर लिम्फ डिजीज, हाँ, ACA एंजाइम और चेस्ट इमेज ये भी किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है सार्कोइडोसिस के लिए। सार्कोइडोसिस के लिए ये किया जाता है, और के लंबर पंचर किया जाता है फॉर GBS और MS देखने के लिए। हाँ, अगर GBS सिंड्रोम है कि नहीं है, लंबर पंचर किया जाता है, तो कुछ कुछ केस में MRI भी देखा जाता है। ये हमारा जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेट। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है, जो हमारा फेशियल नर्व का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाए, हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेरॉइड्स यूज करेंगे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Those are the anti-inflammatory drugs that helps to reduce the swelling and inflammation in the facial nerve। prednisolone यूज किया जाता है, ठीक है। अब एंटीवायरल्स ड्रग, कुछ कुछ केसेस में एंटीवायरल्स ड्रग भी यूज किया जाता है। Some studies suggest that antiviral medications such as acyclovir or valaclovir may helpful to treat Bell's palsy, especially if the condition is caused by viral infection। तो एनाल्जेसिक जो पेन होता है उसको उसको मतलब रिलीफ करने के लिए, हाँ, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल ये सब यूज किया जाता है। अब आई ड्रॉप्स आँख खुला रहता है, अब उसके वजह से मतलब क्या होता है कि आँख इफेक्टेड हो सकता है, आँख में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए लुब्रिकेंट्स, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट में बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द ड्राइनेस एंड प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डैमेज। बस कुछ सीवियर केसेस में, हाँ, बोटुलिनम टॉक्सिन्स इंजेक्शन यूज किया जाता है। हाँ, क्या करता है, इट हेल्प्स टू improve the facial muscle function and reduce spasm और involuntary movements। अब आ जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मतलब हमारा अगर बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही से तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो फेशियल मसल वीक हो जाएगा। हाँ, द मोस्ट कॉमन complications of Bell's palsy is the weakness or paralysis of the facial muscle. This can cause difficulty in eating, drinking, speaking and facial expression। आई प्रॉब्लम्स में क्या होता है
कि Bell's palsy can affect the eye on the affected side, leading to dryness of the eye, irritation होगा and difficulty to closing the eyelids. ये सबसे बड़ा दिक्कत है. This can cause damage to the cornea or increase the risk of infection. Speech difficulties. The weakness or paralysis of the facial muscles can affect speech, making it difficult to pronounce certain words and sounds. Hearing loss. In some cases, Bell's palsy can cause hearing loss on the affected side. Chronic pain. Some people may experience chronic pain in the affected area due to nerve damage. और क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो एक होता है सिंकाइनेसिस एंड कॉन्ट्रैक्चर्स. ये क्या है कि दिस इज ए कंडीशन वेयर द फेशियल मसल्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर यूनिनेशनली मतलब अनइंटेंशनली. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा मींस ट्विचिंग इन्वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल वीकनेस. ओके. अब क्या होता है, फेस सिंड्रोम होता है, सलाइवेशन के साथ साथ स्वेटिंग होता है. कुछ खा रहा है पेशेंट तो उसकी वजह से क्या होगा, सलाइवेशन होगा और स्वेटिंग होगा, फेस में स्वेटिंग होगा. फिर क्या होगा, क्रोकोडाइल टीयर होता है, उसको बोला जाता है गस्टेटरी टीयरिंग. उसमें क्या होता है कि सलाइवेशन के साथ आँख से पानी भी निकलता है. ठीक है. अब कुछ पेशेंट खा रहा है, उसके सलाइवेशन हो रहा है और आँख से पानी भी निकल रहा है, फेस में स्वेटिंग हो रहा है, ये सब होता है. और पेशेंट क्या होता है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी. द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द बेल्स पाल्सी पेशेंट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन सम पीपल. हाँ, अब पेशेंट मेडिसिन मेडिसिन अगर सही से यूज नहीं किया, फिर जो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं लिया, तो क्या होगा कि जो जो कॉम्प्लिकेशन से ये सब होगा उसके वजह से पेशेंट एंजाइटी फील करेगा, डिप्रेस्ड रहेगा. ठीक है. और इसमें और एक क्या है कि हमारा जो बेल्स जो फिनोमिनन होता है वो हमारा डायग्नोसिस में चेक किया जाता है. वो हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. असेसमेंट डायग्नोसिस का जो बाकी जो पार्ट रह गया है, और जो हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी. ओके. ओके, थैंक यू.